गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं और परिचर्चा करते हुए हम लोग वर्ष 2005 में पहुंच गए हैं। वर्ष 2005 में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों का हल करते हुए 3 क्लासेस कर ली है। आज चौथी क्लास है। इस चौथी क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 76 से लेकर के 100 पर परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को एक सुझाव और निवेदन है कि जिन लोगों ने गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, पूरे क्लास में बने रहें। उसके बाद लाइक और कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक को शेयर करें ताकि इसमें और सुधार किया जा सके तथा परीक्षा उपयोगी बनाया जा सके। ये हम लोग आज का प्रथम और पीजीटी परीक्षा 2005 में आए हुआ प्रश्न संख्या 76 से शुरू करते हैं। आइए, यह है आपका प्रश्न संख्या 76 है। निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की? विकल्प 1 है गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प 2 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विकल्प 3 है नरेंद्र नाथ दत्त, विकल्प 4 है रामकृष्ण परमहंस। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? हम सबको पता है कि 15 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। अब इस विकल्प में देखिए स्वामी विवेकानंद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। इसलिए इसमें विकल्प 3 सही है। हुआ क्या था, 1893 में जब प्रथम धर्म संसद के लिए शिकागो जा रहे थे, खितड़ी के राजा ने सुझाव दिया अपना नाम परिवर्तित कर लीजिए। तो नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद रख लिया। आइए उसके संबंध में और चीज़ों को जानते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारा नगर में की। समझ रहे हैं? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में कहाँ हुई थी? बारा नगर में हुई थी। परीक्षा में पूछा गया है, विकल्प में बारा नगर दिया है, और परीक्षा में पूछा गया है विकल्प में कलकत्ता दिया है। अगर कलकत्ता दिया है तो कलकत्ता लगाना है, बारा नगर दिया है तो बारा नगर लगाना है। ये 1897 की बात हुई। 1899 में बेलूर में मिशन का मुख्यालय बनाया गया। 97 में स्थापित हुआ कलकत्ता में। इसका मुख्यालय 99 में कहाँ बनाया गया? बेलूर में। इस मिशन के सिद्धांतों का जो आधार है वेदांत दर्शन। रामकृष्ण मिशन के जो सिद्धांत हैं वह वेदांत दर्शन पर आधारित है। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आइए, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त यही था विकल्प में। वह 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए। यहाँ से प्रश्न बनता है धर्म संसद कब हुआ था? 1893 में। कहाँ पर हुआ था? शिकागो में। और
जिस धर्म संसद में गए वह कौन सी थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो कौन सी थी, प्रथम थी, उसमें गए। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। चर्चा हुई, यह भी प्रश्न बन चुका है, किसके सुझाव पर उन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। यहाँ भी विवेकानंद ने सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा, सर्वधर्म एकता की बात की। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये बात धर्म संसद में विवेकानंद जी ने कहा। स्वामी जी के प्रभावशाली भाषणों से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड, एक प्रमुख समाचार पत्र है वहाँ का, ने कहा, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उन्हें सुनकर हम यह अनुभव करते हैं कि इस विधा से संपन्न देश में ईसाई प्रचारक भेजना बड़ी बेवकूफ़ी है। समझ रहे हैं, ये नेशनल हेराल्ड ने लिखा था अमेरिका में। पश्चिम के व्यक्तियों ने उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। प्रश्न अगर पूछे तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को। फरवरी 1896 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। इसलिए भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। क्लियर। कब की, 1896 में। न्यूयॉर्क में क्या किया, वेदांत सोसाइटी। कैलिफोर्निया में क्या किया, शांति आश्रम। प्रश्न पूछे, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की या शांति आश्रम की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी। 1899 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड में है ना, अल्मोड़ा में एक स्थान है मायावती, यहाँ पर एक मठ स्थापित किया स्वामी विवेकानंद ने 1899 में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक मठ का निर्माण किया। उस किस स्थान पर किया, मायावती नामक स्थान पर। पेरिस में 1900 में दूसरी बार धर्म संसद हुई थी। पहली शिकागो में हुई थी 1893 में, 1900 में दूसरी हुई। उस धर्म संसद में भी स्वामी विवेकानंद जी गए थे। समझ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद दोनों का समर्थन किया है और उसका तर्क भी दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों है। उसकी अनुभूति प्रतीकों के रूप में भी की जा सकती है। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, और उसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है, प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। एक नहीं, एक से अधिक प्रतीक हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया। इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न बनेगा, 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण के संस्थापक कौन थे, तो आपको उत्तर लगाना है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य क्या था, दरिद्र नारायण की सेवा था। विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में क्या कहा है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ, पुस्तक का क्या नाम है, मैं समाजवादी हूँ, के माध्यम से भारत के सवर्ण वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मिलकर जीने का आह्वान किया। किस पुस्तक में,
मैं समाजवादी हूँ। एक आयरिश महिला थी मार्गरेट नोबल, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता ना। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। आयरिश महिला थी मार्गरेट नोबल, जिनको क्या कहा जाता है? सिस्टर निवेदिता कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? स्वामी विवेकानंद के जो उपदेश थे उनका प्रचार प्रसार किया। विदेशी महिला थी। अब इसके अतिरिक्त रामकृष्ण मिशन और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में और परीक्षा उपयोगी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की एक प्लेलिस्ट है पीजीटी, उसमें जाइए। वर्ष 2003 के जो तीसरी क्लास है, प्रश्न संख्या 83 है, उसको जो है पूरी देख लीजिए। तो आपको रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण परमहंस के बारे में, उन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है, इत्यादि के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77, किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बीबी गिरी विकल्प 1 है, 2 लाला लाजपत राय हैं, 3 है एसएम जोशी, विकल्प 4 है जवाहरलाल नेहरू। बात हो रही है 1920 में। किसकी बात हो रही है? अटक की स्थापना होती है और उसका जो पहला अधिवेशन होता है बंबई में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न पूछ रहा है। तो उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक की स्थापना 1920 ईस्वी में एनएम जोशी, नाम याद रखिए, क्या? एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय द्वारा की गई। अटक का जो पहला सम्मेलन था कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्षों में थे जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सीएफ एंड्रयूस, एसए बरेलवी थे। और महामंत्री थे उस 1920 की बंबई की बैठक में दीवान चमन लाल। समझ रहे हैं? दीवान चमन लाल थे उसके महासचिव। इसके बाद जो 1929 में नागपुर में, कब? 1929 में अटक की नागपुर में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। परीक्षा में तो बहुत पूछे जाते हैं, एक 1920 वाला, एक 1929 वाला। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? विकल्प 1 है गोपाल हरि देशमुख, विकल्प 2 है कृष्ण स्वामी चपलूड़कर, विकल्प 3 है आत्माराम पांडुरंग, विकल्प 4 है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न कह रहा है लोकहितवादी उपनाम से, किसके टाइटल, किसका सब नेम क्या था? लोकहितवादी। तो जिन्होंने एक पत्रिका सामाजिक सुधार के मामले में को सामने लाने के लिए एक पत्रिका जारी की, उस पत्रिका का नाम है लोक हितवादी। वह जो न्यायाधीश थे, वह जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के एक सदस्य थे, जो लोकहितवादी पत्रिका जारी किए। और महाराष्ट्र, पश्चिम भारत, विशेषकर महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेताओं में थे, वो थे गोपाल हरि देशमुख। इसलिए विकल्प 1 गोपाल हरि देशमुख, इनका पूरा नाम लिया जाता है गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। आइए इनके बारे में हम लोग और विशेष बातें समझते हैं।
पश्चिम भारत और विशेषकर महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समाज सुधार को प्रेरित करने वाले गोपाल हरि देशमुख 1823 से 1892 ईस्वी मराठी मासिक पत्रिका थी। लोकहितवादी का संपादन करने के कारण इनका उपनाम पड़ गया लोकहितवादी। वे न्यायाधीश थे। 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भी थे। गोपाल हरि देशमुख के अनुसार यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए। मतलब अगर धर्म स्वयं सुधार नहीं करता है तो धर्म को ही परिवर्तित कर देना चाहिए। ये बात किसने कहा था? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्होंने महाराष्ट्र तथा अहमदाबाद में विधवा पुनर्विवाह मंडल, क्या विधवा पुनर्विवाह मंडल, विधवा पुनर्विवाह संस्थान ना, दो चीज, विधवा पुनर्विवाह मंडल, विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना की। इन्होंने 1848 में प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र में 1848 में एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका क्या नाम था? प्रभाकर। सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर कई लेख लिखे। समसामयिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर लेख लिखा। इस लेखों का संकलन हुआ। उन लेखों को कहते हैं शतपत्रे। प्रश्न पूछेगा किसके लेखों की श्रृंखला को शतपत्रे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख के लेखों की श्रृंखला को शतपत्रे कहते हैं। समझ गए? 1878 ईस्वी में इन्होंने गीता तत्व, सुभाषित नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। गीता तत्व और सुभाषित। मराठी समाचार पत्र इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश के प्रकाशन में भी इन्होंने सहयोग दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्होंने जाति पात के भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक पुस्तक की रचना की। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है जाति भेद। समझ गए? अब हम लोगों ने गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के बारे में समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, मानव के लिए एक धर्म तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। ज्योतिबा फूले ने, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, विवेकानंद ने। मानव के लिए एक धर्म तथा एक परमेश्वर की बात उस व्यक्ति ने कहा था जिसने यह महसूस किया और दूर करने का उपाय किया कि अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया जाए तथा मंदिरों में जिनको अस्पृश्य समझा जाता है उनका जो प्रवेश वर्जित है उसको प्रारंभ किया जाए, शुरू किया जाए। और इसलिए उन्होंने बहुत से मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की और नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म और एक ईश्वर या परमेश्वर है। वह व्यक्ति थे श्री नारायण गुरु। इसलिए विकल्प 2 श्री नारायण गुरु सही है। आइए समझते हैं। अरविपुरम आंदोलन या एझवा आंदोलन की हम लोग बात कर लेते हैं। 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया। वह केरल के एक एझवा जाति के थे। किस जाति के थे? एझवा जाति से थे। 15 मई 1903 ईस्वी में डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू एवं अन्य एझवा नेताओं ने श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद से श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम या श्री नारायण धर्म परिपालन योगम या SNDP नामक संगठन की स्थापना की, जिसके आजीवन अध्यक्ष श्री नारायण गुरु थे। परीक्षाओं में जब पूछा जाता है तो विकल्प में श्री नारायण गुरु रहते हैं, डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू नहीं रहते हैं। इसलिए हम लोग श्री नारायण गुरु पर टिक करते हैं। इस संस्था का SNDP का उद्देश्य था केरल में समानता और सुधार के विचारों का प्रसार
करना, समानता की बात करना था ना, सुधार की बात करना था। इसका प्रचार प्रसार इसी एसएनडीपी के माध्यम से प्रारंभ किया। इनका आंदोलन प्रमुख रूप से अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति के लिए था। इस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्य जातियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। इसके विरोध में इन्होंने कई मंदिर बनवाए जो सभी लोगों के लिए समान रूप से खोले गए। श्री नारायण गुरु जी ने क्या किया, मंदिर बनवाया और उस मंदिर में सभी का प्रवेश कराया। अरविपुरम में, कहाँ पर, अरविपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं की और कहा मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। नारायण गुरु ने कहा था। इन्हीं के एक शिष्य थे अयप्पन राजराजन। इसके विपरीत कहा कि मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है और ना कोई ईश्वर। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, हमको पता है, हम बता लेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ लिया परीक्षा में कि मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है और ना कोई ईश्वर, तो हमको अयप्पन राजराजन को लगाना है जो श्री नारायण गुरु के ही एक शिष्य थे। आगे बढ़े। प्रश्न है 80, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया? नंबर 1 असहयोग आंदोलन, नंबर 2 स्वदेशी आंदोलन, नंबर 3 सबने अवज्ञा आंदोलन, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। 1930 में हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो है पूंजीपतियों ने भाग लिया था, समर्थन दिया था, इसलिए विकल्प 3 सबने अवज्ञा आंदोलन इसमें सही है। आइए समझते हैं कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। भारतीय पूंजीपतियों का विशाल समर्थन सबने अवज्ञा आंदोलन को मिला। यह समर्थन असहयोग आंदोलन के दौरान दिखाई नहीं पड़ता है। कैसे पता चला, देखते हैं ना। लॉर्ड इरविन ने बेजबुट बेन को 24 अप्रैल 1930 को लिखा था। साइक्स कौन है? बम्बई के गवर्नर। साइक्स का कहना है कि बम्बई के व्यापारिक समुदाय ने गांधी को ऐसा समर्थन दिया, बम्बई के व्यापारिक समुदाय ने गांधी को ऐसा समर्थन दिया जो उसने 1921-22 माने असहयोग आंदोलन के समय के अंतिम चरणों तक नहीं देना स्वीकार किया था। इस साइक्स कहते हैं। ब्रिटिश गुप्तचर विभाग ने एक अनुमान लगाया था के अनुमान के अनुसार घनश्याम दास बिड़ला ने आंदोलन के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए का चंदा दिया। ये क्या कहती है? खुफिया रिपोर्ट कहती है ब्रिटिश सरकार की। ठाकुरदास, जमनालाल बजाज, वालचंद हीराचंद भी सबने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखे। ठाकुरदास ने तो 12 मई 1930 में इरविन से मांग की कि वित्त, मुद्रा, वित्तीय नीति और रेलों का पूर्ण भारतीय नियंत्रण हो। किस पर? वित्त पर, मुद्रा पर, वित्तीय नीति पर और रेलों पर भारतीयों का पूर्ण नियंत्रण दिया जाए। यह बात उन्होंने कब की थी? 12 मई 1930 को की थी। समझ रहे हैं? तो इन सब मामलों से यह स्पष्ट होता है कि 1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन में पूंजीपतियों ने बढ़ चढ़कर समर्थन दिया था। आगे चलें। प्रश्न संख्या है 81, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। विकल्प 1 है 1921 ईस्वी में, 2 है 1923 ईस्वी में, 3 है 1924 ईस्वी में, 4 है 1925 ईस्वी में। तो स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? उस समय का इलाहाबाद था, आज का प्रयागराज जो है यहीं पर हुआ था। किसने किया था? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। प्रश्न ये था कि जो विधान परिषदों का चुनाव होना है उसमें सम्मिलित हुआ जाए कि ना हुआ जाए। इसके लिए 2 खेमे बनते हैं, चेंजर्स का और नो चेंजर्स का। कांग्रेस की कार्य समिति में जब जो है विधान परिषदों में सम्मिलित होने संबंधित मामले पर मोतीलाल और CR दास का विरोध होता है तो वह अलग होकर के एक अलग दल बनाते हैं
1923 में, इसलिए विकल्प 2 सही है। स्वराज दल या स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। ये देखिए स्थापना हुई जनवरी 1923 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास, सीआर दास जो अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू जो उसके महामंत्री थे, अन्य समर्थक थे विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, श्रीनिवास अयंगर, एनजी केलकर, एनसी केलकर, मदन मोहन मालवीय, यमार जयकर। उद्देश्य क्या था? भारत को स्वराज दिलाना। दूसरा उद्देश्य क्या था? परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। सरकार की नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से चल सकें और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। परिषदों में प्रवेश करिए और सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगा दीजिए, तो कार्य नहीं चलेगा। जब कार्य नहीं चलेगा तब उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। ये था स्वराज पार्टी के संबंध में। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 82, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। नंबर 1 है मद्रास और बम्बई में। विकल्प नंबर 2 है गंगा यमुना दोआब में। विकल्प नंबर 3 है संयुक्त प्रांत में। विकल्प नंबर 4 है बंगाल और बिहार में। अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्त करने के बाद, हम बात करेंगे 1765 के बाद, जब उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मिल गई, तो उन्होंने भारत में भू राजस्व वसूलने के लिए कई पद्धतियों का प्रचलन किया। उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लाया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई, महालवाड़ी व्यवस्था लाई। अस्थाई बंदोबस्त में उन्होंने बंदोबस्त, लगन वसूली का काम जमींदार से किया। उन्हें अपने मनोवांछित फल ना मिले सके और उनके जो है लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त ना हो सके, तो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों के स्थान पर डायरेक्ट रैयतों से, किसानों से लगान वसूली का कार्य प्रारंभ किया। यही व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जानी गई। इस व्यवस्था को 1792 ईस्वी में पहले जो है मद्रास के बारामाला में लागू किया गया, बाद में 1825 में मुंबई में लागू किया गया। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इसको मद्रास और बम्बई में लगाया गया। इसलिए विकल्प 1 मद्रास और बम्बई सही है। आइए रैयतवाड़ी व्यवस्था को विस्तार से, अच्छे ढंग से प्रत्येक पहलुओं को समझते हैं। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। इतनी बातें हो चुकी। 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। मद्रास के बारामहल जिले में किसने प्रारंभ किया? कर्नल रीड ने। बाद में 1820 से 27 में जब टॉमस मुनरो क्या हुए, मद्रास के गवर्नर बने ना, तब उसने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। उसके बाद 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था तब लागू की गई जब एल्फिंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट आई, अर्थात इन एल्फिंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस तरह से आप संपूर्ण मामले को देखेंगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर मद्रास और बम्बई में हुआ है। इसलिए आपके प्रश्न में विकल्प नंबर 1 सही है। अब आप समझते हैं कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ में तो मद्रास बम्बई में ही लागू की गई थी, उसके बाद कहाँ कहाँ लागू की गई और ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। बम्बई और मद्रास
क्षेत्र के अधिकतर भागों, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग अन्य भागों में प्रचलित थी। कहाँ कहाँ? मुंबई और मद्रास के अधिकतर भागों में, पूर्वी बंगाल में, असम और कुर्ग में, और समस्त ब्रिटिश नियंत्रण की भूमिका 51%, कितना? 51% भाग पर रैयतवाड़ी को लागू किया गया था। एक प्रश्न पूछता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? इस व्यवस्था के जनक हैं थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। कैप्टन रीड ने ही तो 1792 में 12 महल में लागू किया था। उसके बाद 1825-27 में जब मद्रास के गवर्नर मुनरो बनते हैं तो उन्होंने पूरे मद्रास में लागू कर दिया। इसलिए थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक मानते हैं। क्लियर? चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमिका, मलिकाना और कब्जादारी अधिकार दिया गया, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए। यही तो बात हो रही है ना। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार वसूल करता था और सरकार को देता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि सरकार ने डायरेक्ट रैयतों से लिया, तो जमींदार जो हिस्सा वसूली का ले लेते थे उससे सरकार बचना चाहती थी, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती थी। बीच में एक ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करती बिचौलिया के रूप में, तो वह भी कुछ ना कुछ धन लेते थे, इसलिए सरकार की हानि होती थी। इस व्यवस्था में कृषक ही भूस्वामी होता था, जिसे भूमि की कुल उपज का 33 से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। प्रश्न बना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितना प्रतिशत है ना भू राजस्व या लगान लिया जाता था? कितना है? 33% से 55% के बीच में, 33 to 55% के बीच में वेरी किया है। प्रत्येक 20-30 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था और आमतौर पर मालगुजारी, लगान या भू राजस्व को बढ़ा दिया जाता था। समझ गए? इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। लगान की दर भी काफी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण हुआ। जब अधिक राजस्व वसूला जाएगा, लगान की दर ऊंची रहेगी, तो किसानों ने महाजनों से कर्ज लेकर के लगान अदा किया। इससे क्या हुआ? किसान महाजनों के चंगुल में फंस गए। बाद में जब वो लगान की वसूली नहीं हुई तो महाजन के खेतों पर कब्जा करने का प्रयास किए। इससे किसान और महाजन के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। 1836 ईस्वी में के बाद जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिंगेर और गोल्डस्मिथ द्वारा कुछ सुधार किया गया। अब खेत की उर्वरता और खेती के लिए उपलब्ध साधनों के आधार पर खेती का लगान निश्चित किया गया, जिसका रैयत और कंपनी दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। 1836 में बिंगर और गोल्डस्मिथ की रिपोर्ट आई, तो उसको युक्त संगत बनाने का प्रयास किया गया ना। ऊसर भूमि है, उपजाऊ भूमि है, मध्यम श्रेणी की भूमि है, सबसे एक ही तरह का लगान लेना अनुचित था, अतः उर्वरता के आधार पर लगान लेने की व्यवस्था की गई। ये हुआ रैयतवाड़ी के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। आगे चलते हैं। प्रश्न है 83, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। विकल्प 1 अजीमुल्ला खान द्वारा, विकल्प 2 कुंवर सिंह द्वारा, विकल्प 3 खान बहादुर खान द्वारा, विकल्प 4 तात्या टोपे द्वारा। ये जगदीशपुर कहाँ पर है? बिहार में है। और बिहार में जगदीशपुर या शाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। वहाँ पर 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह द्वारा किया गया, इसलिए विकल्प 2 सही है। और इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया था, क्रांति का बिगुल बजाया था। जब इनकी मृत्यु होती थी, इसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने भी कुछ दिन तक जो है आंदोलन
किया था। इसमें विकल्प 2 सही है। आइए हम लोग 1857 के विद्रोह में बिहार में की क्या भूमिका रही है या बिहार में किस तरह से विद्रोह फैला था, इसको समझते हैं। बिहार में 1857 के जो विद्रोह के प्रमुख स्थल थे वो थे दानापुर, पटना, गया, शाहाबाद जो जगदीशपुर का जिसमें था, मुजफ्फरपुर आदि थे। ठीक है। शाहाबाद में जगदीशपुर के जमींदार थे 80 वर्षीय कुंवर सिंह। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया जो आपके प्रश्न में था। कुंवर सिंह क्या था, अंग्रेजों की सहायता से अपनी जमींदारी का जो प्रबंध है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देना चाहते थे, क्योंकि उनकी हालत खस्ता थी। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है जमींदारी के मामले को संभालता तो इनके रहन सहन भरण पोषण के लिए कुछ पैसे देता, जिससे इनका जीवन यापन बेहतर तरीके से हो जाता। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, परंतु उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। गिरती आर्थिक स्थिति ने दिवालियापन की स्थिति में पहुंचा दिया उन्हें, जिस कारण से वह अंग्रेजों से आक्रोशित थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए बिहार में सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो जगदीशपुर में नहीं हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी दानापुर में। बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह हुआ। यहाँ विद्रोह का दमन किए जाने पर विद्रोही भागकर जगदीशपुर आ पहुंचे और कुंवर सिंह को नेतृत्व सौंप दिया। किसको? कुंवर सिंह को, यही तो बात चल रही थी ना। कुंवर सिंह को नेतृत्व सौंप दिया। कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजी राज से मुक्त करवाया। आगे देखिए आजमगढ़ तक जाएंगे। इसके बाद वहां से आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ जिले जो उत्तर प्रदेश में है अतरौलिया पहुंचे, जहां मिलमैन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार के बाहर कहा मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया। कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना भेजी गई, परंतु वह भी पराजित हो गई। उसके बाद कैनिंग जो उस समय वायसराय था ने मार्क के नेतृत्व में सेना भेजी। कुंवर सिंह ने इसे भी धूल चटा दिया, मतलब मार्क के नेतृत्व में इस सेना को पराजित कर दिया। किंतु बाह में उनके कुंवर साहब के गोली लग गई, वो घायल हो गए और गोली का जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। तो उन्होंने कहा कि जो है यदि पूरा शरीर में गोली का जहर फैल जाएगा तो मरने की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने अपनी बाह को काट करके गंगा नदी को अर्पित कर दिया, गंगा माँ को अर्पित कर दिया। और उसके बाद जो है 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंच गए। वहां पर ली ग्रैंड के नेतृत्व में सिख सेना को पराजित कर दिया। घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 तिथि याद रखिए, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह शहीद हो गए। उनकी मृत्यु के पश्चात कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, किंतु कुंवर सिंह की भांति नेतृत्व कुशलता न होने के कारण जगदीशपुर छोड़कर भागना पड़ा। अंत में दिसंबर 1858 में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार के विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त किया। कब? दिसंबर 1858 में। इसके साथ ही हमें यह जानना है 1857 के विद्रोह के भारत में जो भी केंद्र थे उन केंद्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था। इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट पीजीटी पर जाना है और वर्ष 2000 के क्वेश्चन पेपर में जो पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन संख्या 25 नंबर को वीडियो में देखना है। आपको 1857 के विद्रोह के प्रत्येक केंद्र के उन नेतृत्वकर्ताओं के नाम और उनसे अंग्रेजी सत्ता कब छुटकारा पाई इत्यादि को जान पाएंगे। इसको देखिए, आगे चलते हैं। प्रश्न 84, कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का
अरबी रूपांतर है? नंबर 1 ब्रह्मसूत्र है, नंबर 2 विकल्प महाभारत है, नंबर 3 पंचतंत्र है, नंबर 4 सुश्रुत संहिता है। अब क्या कह रहा है, कलिलाह व दिमना और अरबी रूपांतर। कलिलाह दिमना जो लिखी गई थी उसका अरबी में रूपांतरण है, वो कौन सा ग्रंथ है, समझ रहे हैं? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत में कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे विष्णु शर्मा ना। विष्णु शर्मा किस जो है पंचतंत्र है कि नहीं, पंचतंत्र सबसे फेमस है। इसी का जो अरबी रूपांतरण है कलीला दिमना, इसलिए विकल्प 3 पंचतंत्र सही है। आइए अब देखते हैं कि किसने जो है अरबी में इसका अनुवाद किया। साथ में अकबर के समय पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था और किस नाम से किया था। और कलीला दिमना और कालिया दमन दोनों एक तरह के साउंडिंग वाले वर्ड हैं, इनको भी समझते हैं। आइए, कलीलाह व दिमना यह कहीं पर मिलता है, कलीला व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। किसका है? पंचतंत्र का। यह अनुवाद किया है फारसी के एक विद्वान हैं अब्दुल्ला इब्न अल मुकाफा। क्या नाम है? अब्दुल्ला इब्न अल मुकाफा, अब्दुल्ला मुकाफा भी कह सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब अतिरिक्त जानकारी का समय है, उसको लीजिए। अतिरिक्त जानकारी ये है, अकबर के समय में अनुवाद विभाग स्थापित हुआ था। उस अनुवाद विभाग में जो है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। एक बात, अकबर के समय में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। दूसरी बात, किस नाम से किया था? अनवारे सुहेली। यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि फारसी में अनुवाद किसने किया था और फारसी में अनुवाद जो किया था उसका नाम क्या है? क्या है? अनवारे सुहेली है। ये हो गया पंचतंत्र संबंध में। अब कलीला हो दिमना है, यहाँ देखिए कालिया दमन है ना। ये दोनों एक ही तरह के दिखते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कालिया दमन क्या है? कालिया दमन क्या है? एक प्रसिद्ध जो है कृष्ण भगवान के संबंध में है कि जो यमुना नदी में कालिया नामक नाग रहता था उसका दमन किए थे ना, वही है। तो कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था किसने? अबुल फजल ने। और किस नाम से किया था? आयरे दानिश। ये अनवारे सुहेली है, ये आयरे दानिश है। कालिया दमन एक प्रसिद्ध कृष्ण लीला है जिसमें भगवान कृष्ण ने यमुना में रहने वाले विशाले नाग कालिया का दमन किया था। कलीला दिमना और कालिया दमन में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है। एक अतिरिक्त और जानकारी रखिए, महाभारत के बारे में पूछा जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किन लोगों ने किया था? बदायूनी, नकीब खां, शेर हाजी सुल्तान थानेश्वरी और मुल्ला शेरी। किन किन लोगों ने? बदायूनी, नकीब खां, शेख हाजी सुल्तान थानेश्वरी और मुल्ला शेरी ने कब किया था? 1882 ईस्वी में किया। और महाभारत का जो अनुवाद हुआ, अनुवादित नाम महाभारत क्या था? रज़्मनामा, मतलब युद्धों की पुस्तक पढ़ा। इसकी प्रस्तावना लिखी थी अबुल फजल ने और इसमें जो चित्र बने थे किसमें? रज़्मनामा में। उसका चित्रांकन किया था बसावन, दसवंत और लाल खां ने। किन लोगों ने चित्रांकन किया था? बसावन, दसवंत और लाल खां ने। ये महत्वपूर्ण बातें थी, आपने समझा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 85, सूची फर्स्ट के राज्यों को सूची सेकंड के संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इधर जो है संस्थापक दिए हैं। ये सब क्या है? ये सब है बहमनी साम्राज्य जब 5 राज्यों में बढ़ता है ना, तो वो 5 राज्य दिए हैं, उनके संस्थापक कौन है? तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। बीदर में जो है वरीद शाही वंश स्थापित हुआ था, अमीर अली बरीद ने किया था, इसमें सेकंड सही है।
अहमदनगर में निजाम शाही वंश था, मलिक अहमद ने किया था, इसलिए इसमें चौथा सही है। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हुई थी, यूसुफ आदिल शाह, इसमें पहला सही है। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था ना, तो इसमें देखिए कुली शाह कुतुब हैं, इसलिए इसमें दूसरा सही है। कोई विकल्प इसमें देखिए बीदर, ये तीसरा है। 3 4 1 2 जिस विकल्प में होगा वह विकल्प सही होगा। 3 4 1 2 विकल्प नंबर 2 में है, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। समझ गए? यही से हमारा काम नहीं खत्म होता, हमको ये समझना है कि जो राज्य बने थे उनके सभी के संस्थापक, सभी के बनने का समय, वहाँ स्थापित होने साम्राज्य, इन सबको जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट प्रवक्ता पर जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आपको वर्ष 2003 की पहली क्लास को देखिए, उसमें प्रश्न संख्या 54 में एक टेबल के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया गया है। आगे बढ़े, चलिए। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, विकल्प 1 आगरा में, विकल्प 2 दिल्ली में, विकल्प 3 बदायूं में, विकल्प 4 लखनऊ में। तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के थे, फरीद के शिष्य थे। इनका जन्म 1236 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है, बदायूं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हमको निजामुद्दीन औलिया के बारे में और सभी जानकारी एकत्रित करना है कि 7 सुल्तानों का राज किसने देखा था, कौन मिलता नहीं था, महबूब इलाही किसकी जो है, सुल्तान तराकीन किसकी उपाधि थी। एक जो कथन है बार बार पूछा जाता है, हनोज दिल्ली दूर अस्त, इन सब के बारे में जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्रवक्ता प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कितनी बार पूछा गया है। पीजीटी 2002 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 100 है। पीजीटी 2002 में जाइए, इसके दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 47 है। पीजीटी 2003 में आप जाइए, उसकी दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 49 है। तो इस तरह से आप देखो 2000, 2002, 2003, 2005 लगातार निजामुद्दीन औलिया के बारे में कोई न कोई प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ जाकर इसका वीडियो अवश्य देख लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। आगे चलें। प्रश्न है 87, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। विकल्प 1 पेशावर में, विकल्प 2 काबुल में, विकल्प 3 उद्भांडपुर में, विकल्प 4 अटक में। देखिए शाही या हिंदू शाही वंश जो था उसकी पहली जो राजधानी थी काबुल में थी। बाद में जो है काबुल से जब इनको भगा दिया गया तब उन्होंने अपनी राजधानी बहिंद में स्थापित की। बहिंद को ही उद्भांडपुर कहा जाता है, इसलिए विकल्प 3 उद्भांडपुर सही है। ये उद्भांडपुर जो है आधुनिक उंड जो स्थान है वहाँ पर है। आइए समझते हैं। काबुल घाटी तथा गंधार, कहाँ? काबुल घाटी तथा गंधार प्रदेश में स्थापित तुर्की शाही वंश के शासक थे कौन? लगर्तुमान। कौन शासक थे? लगर्तुमान को उनके ब्राह्मण मंत्री थे कल्लार ने गद्दी से हटाकर लल्ली शाही वंश की स्थापना की, जो ब्राह्मण शाही या हिंदू शाही वंश के नाम से जाना गया। की प्रारंभिक राजधानी काबुल थी, जो 870 ईस्वी में याकूब द्वारा अधिकृत कर ली गई। इसके बाद शाहियों ने अपनी राजधानी बहिंद या उद्भांडपुर जो आधुनिक उंड है बनाई। गजनवी के, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही वंश की राजधानी उद्भांडपुर ही थी। महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण हुआ था कब हुआ था? परीक्षा में बहुत बार पूछा है। 1001 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? हिंदू शाही वंश पर हुआ था। उस समय हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था। हिंदू शाही शासक जयपाल ने पेशावर के निकट उनका सामना किया। किनका? महमूद गजनवी का। युद्ध में महमूद गजनवी की विजय हुई।
जयपाल, उसके नाती तथा उसके संबंधियों को बंदी बना लिया गया। जयपाल या उसके संबंधियों को महमूद ने 25 हाथी 2.5 लाख दिनार लेकर मुक्त किया। महमूद को 25 हाथी दिए, 2.5 लाख दिनार दिए, तब जाकर के मुक्ति मिली। इन सब बातों से और निरंतर महमूद द्वारा पराजित होने के कारण जयपाल को बहुत आत्मग्लानि हुई, अत्यधिक अपमानित महसूस किया और अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इसके बाद आनंद पाल राजा बने और उसने जो है नंदन को अपनी राजधानी बनाया। ये महत्वपूर्ण है। पहले काबुल था, फिर बहिंद ध्वांडपुर हुआ। पूछेगा नंदन हिंदू शाही वंश का कौन सा शासक था जिसने नंदन को अपनी राजधानी बनाया, तो उत्तर आएगा आनंद पाल। समझ रहे हैं? तो एक और बात, दूसरा एक प्रश्न बनता है कि किसने जो है अग्नि में कूद करके या आत्मदाह करके जान दी थी, वो जयपाल है। अगला प्रश्न आइए, ए देखिए, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? नंबर 1 जयपाल, नंबर 2 आनंदपाल, नंबर 3 तिरुचलपाल, नंबर 4 भीम। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है किसने किया था? जयपाल ने, इसलिए विकल्प 1 सही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? अमीर को, नंबर 2 आरिज मुमालिक, नंबर 3 शाहनाए मंडी, नंबर 4 दीवाने आरिज। उन्होंने एक जो है अलग तो विभाग ही बनाया था ना। उसके बाद उन्होंने बदायूं के पास जो है 3 तरह की मंडियां बनाई थी। हर मंडी का एक शाहना बनाया था। दिल्ली में बदायूं द्वार है उसके पास में, और उन सभी पर नियंत्रण के लिए क्या बनाया था? शाहनाए मंडी। इसलिए विकल्प 3 शाहनाए मंडी इसमें सही है। ये देखिए, शाहनाए मंडी या बाजार का अधीक्षक कहते थे, बाजार नियंत्रण का प्रभारी अधिकारी था, और बाजार व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी आपको जानना है, जानना चाहिए भी। तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्रवक्ता लिस्ट में जाइए और वर्ष 2005 का जो चल रहा है उसका इसी जो पेपर हम लोग कर रहे हैं, जो पहली क्लास थी, उसके क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। आपको शाहना मंडी, दीवाने रियासत और कौन कौन थे और कितने लोग सम्मिलित थे, गुप्तचर व्यवस्था कैसे काम करती थी, सब के बारे में विस्तृत और अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दारुल सफा होता था? नंबर 1 चिकित्सालय, नंबर 2 शाही शिविर, नंबर 3 घुड़सवारी का अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र, नंबर 3 सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। बताइए दारुल सफा क्या होता है? सफा फिरोज शाह तुगलक के समय जो है उन्होंने खैराती अस्पताल चलाए थे, जो मुफ्त में लोगों को औषधि चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करते थे। इन्हीं को दारुल सफा कहा गया। और देखिए, इसमें खैराती अस्पताल तो है नहीं, लेकिन एक चिकित्सालय है विकल्प में, इसलिए विकल्प नंबर 1 एक चिकित्सालय सही है। समझ रहे हैं? आगे बढ़िए। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दार उल सफा ना की स्थापना की, जिसमें जन सामान्य के लिए निःशुल्क चिकित्सा दी जाती थी। इसमें अमीर, गरीब, छोटे बड़े, स्वतंत्र और निर्भर सभी तरह के बीमार व्यक्तियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई। बाहरी तथा आंतरिक मतलब ओपीडी और आईपीडी हर प्रकार के रोगियों के उपचार के लिए योग्य चिकित्सकों की व्यवस्था की गई। ये हो गया दारुल सफा के बारे में। और बहुत से लोक कल्याणकारी काम फिरोज शाह ने करवाए थे, उसको समझते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में अन्य तथ्य। फिरोज शाह ने सरकारी खर्चे से दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण कराया। कोई भी यात्री यहाँ पूरे वर्ष मुफ्त में रह सकता था। इससे व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा। फिरोज ने बंजर भूमि को पुनः प्राप्त किया। जो बंजर भूमि थी उनको राजकीय भूमि में कन्वर्ट किया और उससे प्राप्त आमदनी को धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों पर व्यय किया। बंजर भूमि से जो आमदनी मिली उसको धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में व्यय किया। फिरोज ने दीवान खैरात
नामक एक और विभाग स्थापित किया। क्या नाम था? दीवान खैरात, ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक मदद हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। दीवान खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज ने। दीवान खैरात के अंतर्गत एक विवाह विभाग की स्थापना की और फिरोज ने क्या किया? राजस्थान के राजस्व को दीवान खैरात के लिए दान कर दिया कि राजस्थान से जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो सब दीवान खैरात के व्यय के लिए होगा, ताकि दीवान खैरात अच्छे ढंग से संचालित हो सके। सर्वप्रथम फिरोज ने ही रोजगार विभाग की स्थापना की। आज हम लोग रोजगार सेवायोजन आयोग ये सब देखते हैं, विभाग देखते हैं, फिरोज शाह ने उस समय किया था। फिरोज के पास सर्वाधिक दास थे। कितने थे? 1,80,000। उसने दीवान बंदगान नामक दासों के लिए अलग विभाग बनाया और जिसका जो मुखिया प्रमुख होता था वकील दर होता था। वकील दर जो है दीवान बंदगान का प्रमुख था। फिरोज ने 36 कारखाने स्थापित करवाए और व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान था। परीक्षा में पूछा जा चुका है किसी न किसी परीक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। समझ रहे हैं अपने समय से कितना आगे था वह व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था। नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक द्वारा, नंबर 2 बलबन द्वारा, नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवान अमीर कोही की स्थापना इसलिए की गई थी कि कृषि में सुधार किया जाए, एक आदर्श फार्म हाउस बनाया जाए, सस्यावर्तन की विधियां अपनाई जाएं, और यह उस व्यक्ति ने सुल्तान ने किया था जो अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध था, और वह था मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। आइए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के उद्देश्य से एक नया विभाग दीवान अमीर कोही या कृषि विभाग की स्थापना की तथा नया मंत्री अमीर कोही की नियुक्ति की। इसका उद्देश्य था राज्य की ओर से सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, एक आदर्श कृषि फार्म की स्थापना व्यवस्था करना, सस्यावर्तन की विधियों का प्रयोग करना। सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। क्यों? क्योंकि दोआब के एक बंजर स्थान को आदर्श कृषि के लिए चुना गया। सुल्तान ने इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों ने आवंटित धन का दुरुपयोग एवं गबन किया। 3 वर्ष के पश्चात इस योजना को समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित दीवान अमीर कोही के विषय में और अधिक जानकारी के अगर आप इच्छुक हैं तो गैमेट स्टडी सेंटर के पीजीटी प्लेलिस्ट पर जाइए और वर्ष 2003 का जो पहली क्लास थी प्रश्न संख्या 51 में इसको विस्तार से समझिए। हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये है 92 है, अमीरान सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था। नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 2 गयासुद्दीन खिलजी, नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक। अमीर ए सादा ए शादी, और एक शादी वो भी थे जिन्होंने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, और यह विदेशी मुसलमान थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे और बाद में उन लोगों ने विद्रोह किया। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को इनके उत्पीड़न करना पड़ा। इसलिए इसमें विकल्प 3 मोहम्मद बिन तुगलक सही है। आइए देखते हैं इसको। मोहम्मद बिन तुगलक ने फारस, खुरासान, बुखारा, मध्य एशिया से आए विद्वानों तथा अमीरों को आश्रय प्रदान किया तथा योग्यता अनुरूप उन्हें ऊंचे पद प्रदान किए। इन्हीं विदेशी अमीरों को अमीर असादा, अमीर ए सादा या सादी कहा जाता था। समझ रहे हैं?
शादी क्यों कहा जाता था? क्योंकि अमीर ए सादा किसी शहर या 100 गांवों के समूह का शासक होता था। इससे पहले इक्तादार शासक होते थे। तो पूर्ववर्ती इक्तादारों की तरह ये न केवल राजस्व वसूलते थे बल्कि सैनिक टुकड़ियां भी रखते थे, स्थानीय प्रशासन की देखरेख करते थे। समझ रहे हैं? इब्न बतूता भी एक वर्णन करता है। क्या करता है इब्न बतूता? ने भी 100 गांवों के समूह को शासन की इकाई के रूप में उल्लेख किया है। ये हो गए अमीर सादा या शादी। कौन है? अब आगे हुआ, आगे चलकर इन अमीर शादियों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ करना शुरू कर दिया। कभी गुजरात में विद्रोह करते थे, कभी जो है दक्षिण में विद्रोह करते। फलस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका कठोरता पूर्वक दमन किया। उत्तर मिल गया आपका। इन्हीं शादियों में था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने 1346-47 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 93 है, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम लिखे जिसने निपख के मार्ग का अनुमोदन किया था। नाम दादू दयाल, विकल्प 1, कबीर 2, मलूक दास 3, रैदास 4। तो निपख संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले यह एक जो है संप्रदाय था जिसको कबीर पंथी दादू दयाल ने शुरू किया था। किसने किया था? दादू दयाल ने। इसलिए विकल्प 1 इसमें सही है। अब आइए दादू दयाल के बारे में और निपख के बारे में समझते हैं। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी तक दादू कबीर पंथी थे। इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में एक धुनिया जुलाहा के यहाँ। इनकी मृत्यु राजस्थान के नारैना या नारायण गांव में हुई थी, जो इनके अनुयायियों का मुख्य केंद्र है। अब आइए इनके राजनीतिक ताल्लुकात समझते हैं दादू दयाल के। आमेर के राजा मानसिंह नाम सुना है? आमेर के मानसिंह एवं अकबर के समकालीन थे। भगवान दास दादू के शिष्य बन गए। इन्होंने ही अकबर और दादू की भेंट कराई और 1585 ईस्वी में अकबर से फतेहपुर सीकरी में दादू मिले। 40 दिनों तक दोनों मतलब दादू दयाल और अकबर के मध्य धार्मिक विचार विमर्श हुआ। दादू ने एक असांप्रदायिक मार्ग, कैसा मार्ग था? असांप्रदायिक, जिसे निपख संप्रदाय एवं परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। निपख संप्रदाय पूछे या परम ब्रह्म संप्रदाय पूछे, इसकी स्थापना किसने की? तो दादू दयाल उत्तर आना चाहिए। 1554 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना हुई। दादू पंथ की स्थापना कब हुई? 1554 में। नामा एवं विहंग इस पंथ के दो प्रमुख शाखाएं थी। दादू ने सत्संग को अलख दरीबा कहते हैं। दादू जो सत्संग होता है ना, उसका नाम क्या रखा है? अलख दरीबा। दादू दयाल का कहना था, क्या कहना था? ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन हैं। ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन हैं। किसने कहा था? दादू दयाल ने। और इन्हें जितने भी संत हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्लाम से प्रभावित समझा जाता है। उन्हें किसी अन्य कवि की तुलना में इस्लाम का अधिक ज्ञान था। इनका कहना था दोनों भाइयों हिंदू और मुसलमान के एक से हाथ और पैर हैं, दोनों के कान और आंखें हैं, दोनों में शारीरिक अंगों की समानता है, इसलिए हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। दादू के शिष्य आप देखिए, बखना जी, माधोदास, सुंदरदास एवं रज्जब जैसे कुल 152 कितने 152 शिष्य थे। इसमें से जो 100 शिष्य थे ये गृहस्थ थे। 152 में 100 हो गए गृहस्थ, कितने बचे? 52।
वो साधु थे और दादू पंथ के इन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। जो 52 साधु थे, गृहस्थ नहीं थे, उन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है दादू पंथ के। इनके एक सिद्ध से रज्जब के अनुसार यह संसार वेद तथा सृष्टि कुरान है। समझ गए? वेद माने हिंदू धर्म, सृष्टि माने कुरान माने इस्लाम धर्म ना। यह संसार वेद एवं सृष्टि कुरान है। जो श्रम करता है या जो श्रम नहीं करता है वह राम नाम लेने का भी अधिकारी नहीं है। उनका यह भी कहना था जितने मनुष्य हैं उतने ही संप्रदाय हैं। समझ रहे? दादू के अनुरोध पर उनके शिष्यों ने विभिन्न धर्मों की बातों का संकलन एक पुस्तक में किया। पुस्तकी रूप में धर्मों का जो संकलन हुआ विभिन्न धर्मों के, तो दादू के अनुरोध पर हुआ। बाद में इसी परंपरा का निर्वाह किसमें हुआ? सिख धर्म में हुआ। इसके बाद ऐसा ही प्रयास सिखों ने आदि ग्रंथ हेतु किया। दादू ने पुस्तकी ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप से संत वाणियों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, वो राइटिंग में होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए। इससे लोगों का स्थायी प्रभाव पड़ेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मामला आगे बढ़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 94। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भगवत का बंगला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे। विकल्प 1 श्री कर्णनंदी, नंबर 2 मालाधर बसु, नंबर 3 कवींद्र परमेश्वर, नंबर 4 विद्यापति। देखिए ये प्रश्न कहाँ से है? बंगाल में। बंगाल के जो शासक रहे हैं वो साहित्य और विद्या के बड़े प्रेमी रहे हैं। उसी में से एक शासक थे कौन? अलाउद्दीन हुसैन शाह। उनके समय क्या हुआ? श्रीमद् भागवत का बंगला भाषा में अनुवाद हुआ था और पूछ रहा है किसने किया है, तो ये है मालाधर बसु। इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। अब लेकिन हुसैन शाह और मालाधर बसु को समझने से पहले, हुसैन शाह से पहले जो बारबक शाह रहे हैं, ये हुसैन शाह के बाद जो नुसरत शाह रहे हैं, उनके समय भी साहित्यिक उपलब्धियां रही हैं। उन सबको समझना, उनकी पड़ताल करना जरूरी है। आइए देखते हैं। रुकनुद्दीन बारबक शाह कब से कब थे? 1459 से 1474 ईस्वी तक। ये सुल्तान बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। उसने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालाधर बसु एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? श्री कृष्ण विजय। ये मालाधर बसु को संरक्षण प्रदान किया और उसे गुणराज खान की उपाधि दी तथा उसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि से सम्मानित किया। कृत्तिवास ने उसी के समय, बारबक शाह के समय, रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया। किसने? कृत्तिवास ने। और इसी को, जिस रामायण को बंगला में कृत्तिवास ने अनुदित किया, उसी को बंगाल का बाइबिल क्या कहा जाता है? बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। उसी के समय काशीराम दास ने प्रथम बंगला भाषी महाभारत की रचना की। बंगला भाषा में महाभारत रचना किसने की? काशीराम दास ने। यह कार्य सुल्तान नुसरत शाह के कार्य में समय में पूरा हुआ। शुरू हुआ था बारबक शाह के समय में, हुसैन शाह तक चलता रहा, नुसरत शाह के समय पूरा हुआ। एक इतिहासकार है फरिश्ता, उनके अनुसार बारबक शाह हिंदुस्तान का पहला शासक था जिसके पास अत्यधिक संख्या में अबिसिनियाई दास थे, जिसमें से कुछ ऊंचे पद पे थे। ये तथ्य फरिश्ता के लिए अगर पूछा जाए अबिसिनियाई दास किस बंगाली सुल्तान के पास सर्वाधिक थे, उसके लिए है। आगे बढ़े। अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो आपके प्रश्न में हुसैन शाह दिया था, ये 1493 से 1519 ईस्वी तक बंगाल के मुस्लिम शासकों में श्रेष्ठ एवं विख्यात था। उसने कानून और व्यवस्था को फिर से लागू किया और हिंदुओं को ऊंचे पद देकर
एक उदार नीति अपनाई। किसने? हुसैन शाह ने। उसका जो वजीर था विद्वान हिंदू था। गोपीनाथ बसु उसके मंत्री था। मुकुंद दास उसका चिकित्सक था। केशव छत्री प्रधान अंगरक्षक थे। अनूप क्या थे? टकसाल अधीक्षक थे। दो विद्वान भाई थे, रूप और सनातन, जो पवित्र वैष्णव माने जाते थे। उनके प्रमुख अधिकारी थे। वह महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के सुना ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनका समकालीन हुसैन शाह था। हुसैन शाह के समकालीन वो थे। उसके शासनकाल में बंगला साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ। हुसैन शाह की आज्ञा से मालाधर बसु ने भगवत गीता का बंगला में अनुवाद किया। जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया ना। मालाधर बसु ने भगवत गीता का बंगला में अनुवाद किया हुसैन शाह की आज्ञा से। हुसैन शाह के सेनापति थे परागल खां। उसने जो है परमेश्वर, जिनकी उपाधि कबींद्र थी, परमेश्वर कबींद्र से महाभारत का बंगला भाषा में दूसरा अनुवाद कराया। समझ गए? हुसैन शाह के काल में श्रीकर नंदी ने महाभारत के अश्वमेघ पर्व का बंगला में अनुवाद करवाया। और 1494 में हुसैन शाह ने उपाधि धारण की खलीफतुल्ला। कौन सी उपाधि धारण की? खलीफतुल्ला। एक परीक्षा में पूछा गया है कि खलीफतुल्ला किसकी उपाधि थी? ये कौन है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार, ये भी प्रश्न पूछा गया है, नृपति तिलक, जगत भूषण आदि उपाधियां प्रदान की गई। उसने गौड़ के स्थान पर इकदला को अपनी राजधानी बनाया। ये 4 लाइनें हैं। कम से कम 4 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रखते हैं। एक खलीफुल्लाह की उपाधि, दूसरा कृष्ण का अवतार, जगत भूषण। अगला प्रश्न बनेगा कि गौड़ से अपनी राजधानी इकदला किसने परिवर्तित की? उत्तर लगेगा हुसैन शाह। उसके बाद नुसरत शाह हैं, जो 1519 से 1532 ईस्वी। उन्होंने गौड़ में क्या किया? सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद। याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद किसने बनवाया? नुसरत शाह ने महाभारत का बंगला अनुवाद पूरा कराया ना, जो पहले चल रहा था। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 95 है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था बीजापुर, असीरगढ़, अहमदनगर, बरार। अकबर ने क्या किया कि दक्षिण के राज्यों से कहा कि हमारी अधीनता आप लोग स्वीकार के, पत्र व्यवहार किया। लेकिन अन्य राज्यों ने स्वीकार नहीं किया तो अकबर ने कार्रवाई की और अपनी प्रथम कार्रवाई की अहमदनगर पर। इसलिए विकल्प 3 अहमदनगर सही है। अब इसी से मामला चांद बीबी से जुड़ेगा, उन सबको हम लोग देख लेते हैं। 1591 में अकबर ने दक्षिण के चारों राज्यों खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के शासकों को पत्र लिखकर उन्हें सम्राट की संप्रभुता स्वीकार करने के लिए कहा। उसके बदले उन्हें आंतरिक स्वायत्तता का आश्वासन दिया, लेकिन खान देश के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो अकबर ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर के शासक थे बुरहान उल मुल्क। इनकी जो मृत्यु हो गई तो इनका पुत्र था बहादुर निजाम शाह। बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के बाद अवयस्क या अल्पवयस्क बहादुर निजाम शाह शासक बना। और उसकी संरक्षिका बनी उसकी बुआ बुरहान उल मुल्क की बहन चांद बीबी। चांद बीबी बुरहान उल मुल्क की बहन थी। उसे चांद खातून या चांद सुल्ताना भी कहा गया है। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। एक बार किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि चांद बीबी कहाँ की रानी थी। समझ रहे हैं? चांद बीबी अहमदनगर की रानी नहीं थी, वो
बीजापुर की रानी थी, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी, परंतु भतीजे को प्रशासनिक कार्यों में मदद देने हेतु अहमदनगर आ गई थी। इससे पूर्व 1580 ईस्वी में अपने पति की मृत्यु के बाद बीजापुर के प्रशासनिक कार्य सफलतापूर्वक किए थे। उनके पास प्रशासनिक कार्यों का अनुभव था, क्योंकि 1580 में जो उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने इस कार्य को देखा था। आगे बढ़े। चांद बीबी और मियां मंझू ने प्रशासन पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपने अपने पृथक दल बना लिए। मियां मंझू ने इसी समय मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। किसने किया था? मियां मंझू ने। 1595 ईस्वी में अकबर ने मुराद और अब्दुल रहीम को अहमदनगर जीतने के लिए भेजा। दोनों अनबन हो गई, मतलब मतभेद हो गया, तो एक नई जोड़ी उतारी, दानियाल और अबुल फजल की। किसकी? दानियाल और अबुल फजल की। सोनपत की लड़ाई में मुगलों ने दक्कनी सेना को पराजित कर दिया। अहमदनगर से 1596 में संधि हो गई। संधि के तहत मुगलों को बरार सूबा अहमदनगर का दुर्ग प्राप्त हुआ। बरार के दुर्ग इलिचपुर पर, बरार सूबा मिला तो उसका एक दुर्ग था, इलिचपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगलों ने यहीं पर एक नया शहर शाहपुर बसाया, जो उनका सैनिक मुख्यालय था। बदले में मुगलों ने बहादुर निजाम शाह को अहमदनगर का शासक स्वीकार कर लिया। ये सब हुआ और 1599 में चांद बीबी की मृत्यु हो गई थी। समझ रहे हैं? आगे बढ़ा जाए। प्रश्न है 96, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों को प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम बताइए। एक है बाबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा है जहांगीर, चौथा इसमें से कोई नहीं। जहांगीर ने राज्यारोहण के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था। उन 12 अध्यादेशों में चौथा अध्यादेश था मादक पदार्थों पर रोक का, पर प्रतिबंध का, इसलिए इसमें तीसरा जहांगीर वाला विकल्प सही है। आइए समझते हैं। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ। राज्याभिषेक के बाद उसने क्या किया? कारागार के कैदियों को मुक्त किया। इसके अतिरिक्त उसने न्यायप्रियता प्रदर्शित करने के लिए महल के बाहर एक जंजीर की व्यवस्था की, जिसमें एक घंटी बजी थी और जंजीर खींच करने वाले को, बजाने वाले को न्याय अवश्य प्रदान किया जाता था। जहांगीर की एक आत्मकथा है, क्या नाम उसका? हाँ, तुजुक जहांगीरी है, जो फारसी में लिखी गई है। उसमें वो कहता है, लिखता है, मैंने अपने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए तथा आदेश दिया कि ये सब जगह लागू किए जाएं। इन 12 अध्यादेशों में चौथा अध्यादेश था मादक वस्तुओं का निषेध। यद्यपि बादशाह जहांगीर शराब पीता था, किंतु उसने आदेश दिया था कि शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं ना तो बनाई जाएं, ना तो बिक्री की जाएं। मादक पदार्थों का निर्माण और क्रय विक्रय दोनों निषिद्ध किया गया था। समझ गए? आगे चलते हैं। प्रश्न है 97, आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नंबर 1 बहलोल लोदी द्वारा, नंबर 2 सिकंदर लोदी द्वारा, नंबर 3 इब्राहिम लोदी द्वारा, नंबर 4 अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा। बताइए आगरा की स्थापना किसने किया था? 1504 ईस्वी में जो राजस्थान के शासक हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तथा व्यापार में कोई गतिरोध न उत्पन्न हो, इसके लिए सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। इसलिए विकल्प 2 सिकंदर लोदी सही है। आइए देखते हैं। बहलोल लोदी को उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगरा नगर की स्थापना की। वहां पर उसने एक किला बनवाया, फोर्ट बनवाया, समझ रहे हैं, और बादलगढ़ का किला के नाम से प्रसिद्ध है।
अगर परीक्षा में पूछे बादलगढ़ का किला किसने बनवाया, उत्तर में सिकंदर लोदी लगेगा। 1504 में तो बना आगरा, फिर 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाएगी, 2 साल बाद। क्लियर। चलिए, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण, नंबर 2 ऐतरेय ब्राह्मण, नंबर 3 तैत्तिरीय ब्राह्मण, नंबर 4 गोपत ब्राह्मण। किसमें कहा गया है? समुद्र पर्यंत जो शासक होता है उसको क्या कहा गया है? एकराट कहा गया है। ये ऐतरेय ब्राह्मण में है, जिसमें शासकों की बात की गई है। आइए देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति, ये भी समझ लीजिए, या राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण सर्वप्रथम मिलता है। अगर ये पूछे राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवी उत्पत्ति का सर्वप्रथम विवरण कहाँ मिलता है, उत्तर में ऐतरेय ब्राह्मण लगना है। राजा की उत्पत्ति संबंधी एक विवरण इस प्रकार है। देवताओं एवं असुरों को मध्य परस्पर युद्ध हुआ, युद्ध में देवता पराजित हो गए। तब उसके बाद विचार मंथन किया और पराजय के कारण यह निकला कि उनके पास कोई राजा नहीं था, कोई नेता नहीं थे, कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसलिए वो हारे। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया? राजा चुना और उसके नेतृत्व में युद्ध करते हुए असुरों को पराजित किया। समझ गए? इस विवरण से स्पष्ट है राजा का उदय सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ। सभी ने सहमति द्वारा उसका चुनाव किया। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी विशाल उपाधियां धारण करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में, किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है, जो आपका प्रश्न था, है कि नहीं? राजा के अधिकारों में वृद्धि होने के कारण अलग अलग दिशाओं के राजा के नाम अलग अलग होने लगे। बाद उनकी जब अधिकार बढ़े तो पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण के क्षेत्रों में जो शासन करेगा उसके नाम क्या है? आइए उसको एक टेबल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में ना दिशा क्या है? पूरब। जो पूरब दिशा में शासन करेगा उसके क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाएगा और शासक को सम्राट। पश्चिम में जो करता है उसका क्षेत्र स्वराज्य है, शासक स्वराट है। उत्तर में जो है उसका क्षेत्र वैराज्य है, शासक विराट है। जो दक्षिण में करता है उसका क्षेत्र भोज्य है, राजा भोज। मध्य देश में जो शासक करता है उसका क्षेत्र राज्य है और उसका शासक राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। विकल्प 1 कौशाम्बी से, विकल्प 2 कुम्हार से, नंबर 3 अतरंजी खेड़ा से, नंबर 4 तक्षशिला से। तो क्या होगा? देखिए, पटना के पास में 2 स्थान मिले हैं, एक बुलंदी बाग, दूसरा अतरंजी खेड़ा, जो मौर्य काल के हैं। वहीं से जो है लकड़ी के निर्माण की जानकारी मिलती है। एक है पटना के पास ये बुलंदी बाग और दूसरा क्या है? कुम्हरार। एक कुम्हरार यही है कुम्हार जो, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। आइए देखते हैं। पटना के समय बुलंदी बाग था कुम्हार से। मौर्य शासन काल में लकड़ी से भवन निर्माण का पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुआ है। कुम्हार से क्या मिला है? राज प्रासाद। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के प्रमाण मिले हैं। ये दोनों स्थापत्य लकड़ी से निर्मित थे और आग लगने के कारण नष्ट हो गए। डी स्पूनर ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का उत्खनन कराकर ऐतिहासिक युग के प्रथम राजप्रासाद और उसके परकोटे का अवशेष प्रकाश में लाया था। ये चीजें किसने लाया था? डीबी स्पूनर ने। राजप्रासाद में एक सभा मंडप था जिसकी छत और फर्श लकड़ी की बनी थी। एक बार प्रश्न पूछा सभा मंडप कहां से पाया गया है ना,
तो राजप्रसाद कहाँ से पाया है? कुम्भरहार से। तो उसी में सभा मंडप है। छत और फर्श लकड़ी की बनी थी। छत पाषाण स्तंभों पर टिकी थी। स्तंभ पालिशदार थे जिन पर सोने चांदी का काम किया गया था। सोने की लता पत्रावलियां एवं चांदी की चिड़िया बनी थी। तो लकड़ी मौर्य से संबंधित ये दोनों स्थल हम लोगों ने देख लिया। आई क्वेश्चन नंबर 100 है, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। नंबर 1 सिक्कों का निरीक्षक, नंबर 2 टकसाल का अध्यक्ष, नंबर 3 खजानों का अध्यक्ष, नंबर 4 चरागाहों का अध्यक्ष। हम लोगों ने पहले के प्रश्नों में तीर्थ और अध्यक्ष के बारे में बातें की है। मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र में वर्णित है ना, 26 जो है अध्यक्षों की बात हुई है। तो उसमें से एक होता था लक्षणाध्यक्ष। कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष, जो टकसाल का अध्यक्ष होता था। इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। आइए इसके साथ में हम लोग संवर्णिक रूपदर्शक इन सब के बारे में समझें जो उसी से जुड़ा हुआ है। लक्षणाध्यक्ष टकसाल या छापेखाने विभाग का प्रमुख अध्यक्ष होता था। यह मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी था। कौन? लक्षणाध्यक्ष। टकसाल किसके अधीन थी? सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होता था। और मुद्राओं का जो परीक्षण है रूप दर्शक करता था, मुद्रा असली है कि नकली। तो मुद्राओं का परीक्षक कौन हुआ? रूप दर्शक हुआ। टकसाल किसके अधीन हुई? सौवर्णिक के अधीन हुई। और मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन हुआ? लक्षणाध्यक्ष हुआ। समझ रहे हैं? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का उल्लेख किया है और कहा है कुटारूपकार। क्या कहा है? कुटारूपकार की संज्ञा उन्हें दी है कि जो कुटारूपकार हैं वो जाली मुद्रा जारी करते हैं। अध्यक्षों के बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी रखना है, क्योंकि एक बार पोतवाध्यक्ष पूछ लिया गया ना, एक बार गणिकाध्यक्ष पूछ लिया गया, तो कोई न कोई पूछे जाते रहते हैं। इसके लिए क्या करना है? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर जाइए। पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट में वर्ष 2002 का वीडियो उठाइए। प्रश्न संख्या भाग 3 मतलब तीसरी क्लास की प्रश्न संख्या 57 में आप जाएंगे तो सबके बारे में विस्तार से और अच्छे ढंग से चर्चा की गई थी। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास समाप्त कर ली है। क्लास समाप्त करने से पूर्व आप लोगों को फिर से समझाना है कि आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो आपको पुराने प्रश्न करते हुए नए टेस्ट पेपर देने के साथ साथ रिवीजन पर पूरी तरह से फोकस करना है। कठिन प्रश्नों के साथ साथ में सरल प्रश्नों का भी अभ्यास करते रहिए, क्योंकि परीक्षा में सभी प्रश्नों का मूल्य एक समान होता है। अगली बात फिर से कि रिवीजन जारी रखिए। रिवीजन के बिना सफलता संभव नहीं है। रिवीजन ही आपको सफल बना सकता है। आप सब लोगों ने पूरे धैर्यपूर्वक हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।